हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लर्निंग बुक को अपना पूरा सपोर्ट दें और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? वन नेशन वन रेशन कार्ड जो योजना थी उसी की एक और योजना है वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना। पहले आंसर जान लेते हैं। इसको कुल 9 राज्यों ने पूरा कर लिया है। देखो, वन नेशन वन रेशन कार्ड में सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरी जो कि भारतवर्ष के हैं शामिल हो गए हैं, यानी कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी वन नेशन वन रेशन कार्ड में शामिल हो चुके हैं। अब क्या था कि राशन कार्ड में कई सारी कमियां थीं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है फिर भी उसका नाम राशन कार्ड में पड़ा हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति राशन कार्ड के पात्र है उसका राशन कार्ड अभी तक बना नहीं हुआ था। इसी के लिए वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत 9 राज्यों ने पूरा कर लिया है, सुधार योजना को पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। और यहाँ पे इन 9 राज्यों में वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना को पूर्णतः लागू कर दिया गया है। क्या है ये वन नेशन वन राशन कार्ड? इसके तहत कोई व्यक्ति जैसे उत्तर प्रदेश का है और वो फिर मध्य प्रदेश में जाके शिफ्ट हो गया, तो उसे अपना उत्तर प्रदेश का ही राशन कार्ड दिखा के वहाँ से राशन मिल सकेगा। यही है वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना। और इसी के तहत जो सुधार योजना चल रही है उसको 9 राज्यों ने अभी तक पूरा कर लिया है। कौन कौन सी हैं ये 9 राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा। इन 9 राज्यों ने जो सुधार योजना था उसको पूरा कर लिया है और अब यहाँ पे फुल फ्लैश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी किस राज्य के हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना के? तो सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश से वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? देखो, कोई भी इंडेक्स यानी कि सूचकांक से क्वेश्चन आता है तो उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो उस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्थान का नाम, दूसरा हमारे भारतवर्ष की रैंक, तीसरा उसमें से टॉप पोजीशन पे कौन है। तो भारत लगातार दूसरे वर्ष टॉप 10 में बना हुआ है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में, और भारत की रैंक इस वर्ष 10वीं है। हालांकि जो लास्ट ईयर की रैंकिंग थी 2020 की उसमें भारत की रैंक 9वीं थी। एक रैंक भारत खिसका है लेकिन फिर भी लगातार टॉप 10 में 2 सालों से बना हुआ है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संस्थान, किसके साथ मिलकर? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। 3 संस्थान मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करते हैं। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच और तीसरी संस्थान है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये तीनों मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करते हैं। और देखो, इन्होंने इस बार रैंकिंग जारी की, इसमें टॉप 3 पे किसी भी देश को नहीं रखा गया। इनके अनुसार जितना ज़्यादा सुधार करना था जलवायु परिवर्तन के दिशा निर्देशों का, किसी भी देश ने उतना नहीं किया है, इसलिए टॉप 3 रैंक इन्होंने किसी को नहीं दी। और 4th रैंक दी गई है स्वीडन को, 5th रैंक दी गई है यूके को, 6th रैंक दी गई है डेनमार्क को, और हमारा प्यारा भारतवर्ष 10वें स्थान पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। क्या क्या कंसीडर किया जाता है जब इस सूचकांक को बनाया जाता है? जलवायु प्रदर्शन इंडेक्स को बनाते समय क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं उस पर भी देख लेते हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, इसमें 40% कंसीडर किया जाता है कि जो देश ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करेगा उसे
कम मार्क्स दिए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, इसको 20% कंसीडर किया जाता है। और जलवायु नीतियाँ, किसी देश ने जलवायु सुधार की कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं उसे 20% कंसीडर किया जाता है। और कैसी एनर्जी यूज़ की जा रही है देश में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो या फिर बायोफ्यूल उस देश का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बायोफ्यूल या फिर पेट्रोल डीजल, इसे भी 20% कंसीडर किया जाता है। यानी कुल 4 पिलर पे ये बनाया जाता है: ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, और एनर्जी यूजेस बाय कंट्री, एंड क्या जलवायु नीति है उस देश की। चाइना, जो कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाला देश है, उसे इस लिस्ट में 33वां स्थान मिला हुआ है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में चाइना का 33वां स्थान है, और चाइना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है? 1584 करोड़ रुपए की खर्च की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, इस योजना के तहत जो ये पैसे दिए गए हैं, इसका खर्चा कहाँ पे करा जाएगा सरकार की तरफ से? इसका खर्चा करा जाएगा सरकार की तरफ से अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 के बीच जो भी एम्प्लॉय किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और उसकी नौकरी पहले गई थी या नहीं गई थी, इससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर और फिर उसे नई नौकरी दी गई या फिर नहीं दी गई, इससे भी कोई मतलब नहीं होगा। उसकी नौकरी गई थी या नहीं गई थी, इससे कोई मतलब नहीं होगा। उसे नई नौकरी दी गई या नहीं दी गई, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक जितने भी एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉय की जो सब्सिडी होती है, देखो पीएफ, पहले क्या था कि पीएफ जो होता था रिटायर होने के बाद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, लेकिन अभी ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए भी पीएफ अकाउंट ओपन कर दिया गया है। अब पीएफ अकाउंट जब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए था तो क्या था, पीएफ अकाउंट जब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए था तो उसमें कुछ परसेंटेज पैसे एम्प्लॉय के द्वारा दिए जाते थे और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट उसके पैसे देता था, तो पीएफ अकाउंट जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए होगा उसमें क्या होगा कि कुछ पैसे एम्प्लॉय के द्वारा दिए जाएंगे और कुछ पैसे दिए जाएंगे जिस कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉय उस कंपनी के द्वारा। लेकिन इस योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है कंपनी में वो भी पीएफ में पैसे नहीं देगा और जो कंपनी है वो भी पीएफ में पैसे नहीं देगी अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक। ये सारे दोनों, मतलब एम्प्लॉय का जो शेयर आता है और जो कंपनी का शेयर आता है पीएफ में, उन दोनों शेयर को कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देगी। इसी को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए, इसी के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के इसी काम के लिए कि एम्प्लॉय का शेयर भी और कंपनी का शेयर भी भारत सरकार ने 1584 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं ताकि इनको सब्सिडी दी जाए पीएफ अकाउंट पर और लोग अधिक से अधिक एम्प्लॉय को रखें। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखो, अभी तक क्या था कि चीन के ऐप को प्रतिबंधित किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा और फिर पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार चीन ने विभिन्न देशों के ऐप को प्रतिबंध लगाया है। हालांकि जो ये विभिन्न देश हैं इसमें हैं तो कई सारे देश, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंधित किया गया है ऐप चाइना के द्वारा वो खुद चाइनीज़ ऐप ही हैं और इनकी संख्या है 105। और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप की बात की जाए, एक तो चाइनीज़ ऐप हो गए, मोस्टली चाइनीज़ ऐप ही हैं जिसको चाइना ने बैन किया है, मतलब खुद के ऐप को ही चाइना ने बैन कर दिया है क्योंकि चाइना ने बताया कि इसमें काफ़ी न्यूडिटी या फिर अलग अलग तरीके का आरोप लगाते हुए कई सारे ऐप को बैन किया गया है चाइना के द्वारा। और लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप बैन किया गया है वो अमेरिका का ट्रैवल ऐप ट्रिप एडवाइज़र, काफ़ी फेमस ऐप है, काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा इसे। ट्रिप एडवाइज़र ऐप को भी बैन कर दिया है चाइना ने, ये अमेरिका का ऐप था। और अमेरिका ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप बैन किए थे चाइना के वो था टिकटॉक और वी चैट।
पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बैन को अपलिफ्ट कर लिया था, बैन हटा लिया था पाकिस्तान सरकार ने। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 3 स्टेप में चाइना के ऐपों को बैन किया है। पहले स्टेप में 59 ऐप को बैन किया, दूसरे स्टेप में 43 ऐप को बैन किया और तीसरे स्टेप में 118 ऐप को बैन किया। इस तरीके से कुल 200 ऐप को बैन किया जा चुका है चाइना के भारत में। और चाइना ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कुल 105 ऐप को बैन किया, जिसमें से मोस्टली चाइनीज़ ऐप ही थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या होता है इस मानवाधिकार दिवस में? ह्यूमन राइट्स डे। मानव अधिकारों की ओर जो खुद मनुष्य है उसका ध्यान आकर्षित करना और लोगों को भी ह्यूमन राइट्स के लिए जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव अधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही दो है। क्या होता है ये ह्यूमन राइट, मतलब कि कौन से अधिकार हैं ह्यूमन के जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? देखो, जेंडर के आधार पर, कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर कोई भी भेद ना हो लोगों में। जैसे हेल्थ सर्विस सबको बराबर समान रूप से मिले, कोई भी जेंडर हो, किसी का कोई भी कलर हो या फिर वो किसी भी कास्ट का हो। इकोनॉमिक सर्विसेज, किसी भी जेंडर के लिए, कलर और कास्ट के लिए इकोनॉमिक सर्विसेज सेम हो। इकोनॉमिक सर्विसेज मीन्स कि कोई फीमेल भी 8 आवर वर्क कर रही है और कोई मेल भी 8 आवर वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि फ़ीमेल को कम पैसे दिए जाएं उस 8 आवर वर्क के लिए जबकि मेल को ज़्यादा पैसे दिए जाएं। ये भी एक मानव अधिकार है फीमेल का कि उसे मेल के बराबर पैसे ही मिलने चाहिए, सेम वर्क के, सेम आवर के। और फिर सोशल, मतलब कोई छुआछूत की भावना न हो, ये भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। और एजुकेशन भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है कि जेंडर, कलर, कास्ट के आधार पे शिक्षा का भेदभाव किसी भी देश में ना किया जाए। इन्हीं सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को उनके अधिकारों को बताने के लिए भी प्रत्येक वर्ष ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं सेम डे, मैंने जो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको कराना बंद कर दिया क्योंकि वो फिर याद नहीं रहते। सेम डे आप खुद भी दिमाग में कर लोगे कि अभी मैं ये 10 तारीख को कराता तो आप समझ जाते कि ये आज ही का क्वेश्चन है तो 10 दिसंबर का है, तो फिर दिमाग आप उतना नहीं लगाते क्वेश्चन पे। इसीलिए मैंने अब जो डे वाले क्वेश्चन आते हैं उनको अलग अलग दिनों पे कराना शुरू किया है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये विकेट कीपिंग किया है इन्होंने भारत के लिए। और जो और खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है उनमें मुख्य हैं सुरेश रैना और MS धोनी। इन लोगों ने अगस्त 2020 में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा की थी और ये दोनों IPL अभी खेल रहे हैं। अगर हम टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट में भारत तीसरे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया पहले, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे है। वनडे रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड पहले स्थान पे, इंडिया दूसरे स्थान पे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पे है। जबकि T20 में इंग्लैंड पहले स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे और इंडिया तीसरे स्थान पे है। तो इंडिया टॉप 3 में सब में बना हुआ है, टेस्ट की ICC रैंकिंग में, वनडे की ICC रैंकिंग में या फिर T20 की ICC रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य ने मलेरिया के मामलों में 59% की कमी लाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है सूची में? देखो, पहली बात तो ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WHO ने इस मलेरिया की रिपोर्ट को जारी किया, तो यहाँ मलेरिया रिपोर्ट 2020 है, ये टाइपिंग मिस्टेक, तो आप ध्यान रखोगे ये मलेरिया रिपोर्ट 2020 है। और ऑप्शन में भी गलत ऑप्शन है, आंसर है इसका मेघालय। मेघालय ने 59% की कमी ला करके भारत में सबसे उच्च स्थान हासिल किया। इसको और थोड़ा इलोबरेट करके समझते हैं। देखो, मलेरिया को उन्मूलन के लिए WHO द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फॉगिंग की जाती है, फॉगिंग के लिए विभिन्न देशों को फंडिंग WHO से आती है। फॉगिंग में क्या होता है कि मलेरिया मुख्यतः जो है एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है।
तो फिर उसको ख़त्म, पहले एनोफिलीज मॉस्किटो को ख़त्म करने की तरफ पूरा WHO का ध्यान है। तो WHO फंडिंग करता है विभिन्न देशों को कि ताकि फॉगिंग की जा सके और जो ये मॉस्किटो है इसको ख़त्म किया जा सके। अगर एनोफिलीज मॉस्किटो ख़त्म हो गया तो 80% काम अपने आप आसान हो जाएगा। फिर प्लाज्मोडियम उतना फैल नहीं पाएगा जिससे कि मलेरिया होता है। तो इसीलिए ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है WHO के द्वारा कि कौन सा देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है मलेरिया उन्मूलन की दिशा में, मतलब एलिमिनेशन मलेरिया का हो उसके लिए कौन सा देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है, उसी को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई, मलेरिया रिपोर्ट 2020। जबकि क्वेश्चन में सिर्फ रिपोर्ट 2020 है, उसे आप करेक्ट करोगे, ये मलेरिया रिपोर्ट 2020 है। भारत ने पिछले साल की तुलना में 17.6% तक सुधार किया है मलेरिया के केस में। मतलब जितने केस पहले पिछले वर्ष मलेरिया के आए थे भारत में, उससे 17.6% केस कम हुए हैं पूरे भारतवर्ष में मलेरिया के। और इसलिए भारत को उच्च स्थानिक देश माना गया है मलेरिया के केस में WHO के द्वारा। मतलब ये प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा भारत का कि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 17.6% केस को कम किया है मलेरिया के। अब राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे अधिक काम किया है मलेरिया की दिशा में और वहाँ पे 59% केसेस कम हो गए हैं मलेरिया के? तो वो राज्य है मेघालय। नॉर्थ ईस्ट का राज्य हमारे भारतवर्ष का मेघालय, उसमें 59% तक मलेरिया की केसेस में कमी आए हैं। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे गलत ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन मेघालय का नहीं है, तो इसे आप करेक्ट करोगे, ये आंसर इसका मेघालय है। और इंडियन गवर्नमेंट का एक अपना लक्ष्य भी है कि वो भारत से 2030 तक मलेरिया को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। मलेरिया एलिमिनेशन का टारगेट जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा है वो 2030 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल ने किस स्थान पर राज्य का पहला गहरा सागर में बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? देखो पहले तो ये समझते हैं ये क्या है गहरा सागर में बंदरगाह। देखो जो पोर्ट होता है वो समुद्र के किनारों पे आके बनाया जाता है, किनारों से थोड़ा अंदर बनाया जाता है, क्योंकि अगर बिल्कुल किनारों पे आएगा तो जो रेत होती है वो आ जाएगा, फिर जो जहाज आएगा समुद्र के रास्ते वो बिल्कुल पहुंच नहीं पाएगा पोर्ट तक। तो इसे इसलिए कुछ समुद्र के अंदर जाके पोर्ट को बनाते हैं ताकि जहाज को पानी प्रॉपर तरीके से मिले और वो आके जो बंदरगाह है वहाँ किनारे पे लगाई जा सके। लेकिन क्या है, जो भारी भारी जहाज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, वो काफ़ी अंदर तक, उनको काफ़ी अंदर ही रोक देना पड़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है लेवल से, ताकि वो मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा उन्हें तो वो चल नहीं पाएंगी ना फिर, क्योंकि वो भारी होती हैं तो ज़्यादा अंदर तक रहती हैं। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उनके लिए गहरे समुद्र में बंदरगाह का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, ताकि वो गहरे सागर में उनको प्रॉपर तरीके से लाया जा सके। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने वहाँ पे राज्य में पहला गहरा सागर बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है ताजपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इसके निर्माण से लगभग 25,000 लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। अब क्या है कि देखो गहरे सागर में अगर बंदरगाह बन गया तो अलग अलग मालदीव से फेरी सर्विस हमारे इंडिया की चली रही है, जिसमें जहाज़ों द्वारा जो है सामान को ले जाया जाता है, तो फिर वो गहरे सागर में बड़ी बड़ी जहाज़ों को लाया जा सकता है। और अगर जो पोर्ट हैं वो किनारों पे आके बनाए जाते हैं तो उतनी बड़ी जहाज़ों को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि फिर जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो किनारों पे आने पे कम हो जाता है, तो फिर उसमें बड़ी जहाज़ें नहीं चल सकती हैं। और गहरे सागर में अमाउंट ऑफ वाटर काफ़ी मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप जो है आ सकती हैं। तो इससे गवर्नमेंट को उम्मीद है कि लगभग 25,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में जो और महत्वपूर्ण पोर्ट हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करोगे। कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, फरक्का पोर्ट, सागर पोर्ट और तेजपुर पोर्ट। जो तेजपुर नहीं, ताजपुर पोर्ट है, ये ताजपुर में पहले से एक बंदरगाह है, लेकिन वो किनारों से थोड़ा सा अंदर बनाया गया है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, बहुत बड़ी शिप वहाँ पे नहीं आ सकती है। तो बहुत बड़ी शिप के लिए क्या है, बंदरगाह बीचों बीच बनाना होता है, तो फिर ताजपुर में ही दूसरा बंदरगाह ये सागर के बीचों बीच जाके बनाया जा रहा है, जहाँ पे गहरा सागर होगा और जिससे बड़ी बड़ी जहाज़ें आ सकती हैं। एक और बात करते हैं, देखो हाईवेज पे चलती हैं
बस, ट्रक, ये सब। और वाटरवेज जो होता है उस पे क्या चलता है, ये शिप वगैरह चलती हैं, जो कि मेनली दो काम करती हैं। एक तो पैसेंजर को ले आने ले जाने का, दूसरा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का पानी के रास्ते। तो इंडिया में कुल 111 वाटरवेज हैं, और जो सबसे बड़ा वाटरवेज है इंडिया का वो है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, जो कि प्रयागराज टू हल्दिया चलता है। हल्दिया पोर्ट मैंने अभी आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वेस्ट बंगाल का। तो प्रयागराज टू हल्दिया ये पोर्ट है, मतलब प्रयागराज से लेकर के वेस्ट बंगाल तक गंगा जी के रास्ते पैसेंजर या फिर किसी सामान को भेजा जा सकता है इस वाटरवेज रास्ते से। ये पूरे जो 111 वाटरवेज हैं उनमें से सबसे लंबा वाटरवेज है ये। तो ताजपुर में पहला गहरा सागर बंदरगाह को मंजूरी मिली है पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। ये है वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे अपना हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक उसी तरीके से वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है। इसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इस समझौते में वाराणसी में 2 रो पैक सर्विस को शुरू किया जाना है। ये रो पैक सर्विस क्या होती है समझते हैं। देखो, रो पैक सर्विस ये होती है कि ये पूरी 3 फ्लोर की शिप होती है। बड़ी बड़ी शिपें होती हैं, 3 फ्लोर की शिप होती हैं। जो बिल्कुल नीचे का होता है पार्ट, उसमें लगभग बताया जाता है कि 30 ट्रक के बराबर की जगह होती है। फिर जो फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ पे लगभग 100 कार खड़ी की जा सकती है, इतनी जगह होती है। और जो फिर लास्ट फ्लोर होता है वहाँ पे लगभग 500 यात्रियों के बैठने की सुविधा होती है। तो एक साथ 3 काम, काफ़ी बड़े बड़े सामानों को ले जाना या फिर छोटे छोटे सामानों को ले जाना और साथ में पैसेंजर को ले जाना, इसी को रो पैक्स बोलते हैं। तो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है 2 रो पैक सर्विसेज के लिए। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अभी हाल ही में गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक सर्विसेज की शुरुआत की है, और सी प्लेन की भी शुरुआत की गई है गुजरात में ही। और भारत का पहला सी प्लेन गुजरात में ही उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और रामायण क्रूज ये चलाए जाने की योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, सरयू नदी में, और सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है अयोध्या धाम। और अलकनंदा क्रूज ये चलाए जाने की योजना ये चलाई जा रही है कहाँ पे, वाराणसी के घाटों पर। ये दर्शन कराती है अलकनंदा क्रूज, वाराणसी के अलग अलग घाट जो हैं उनका दर्शन कराती है अलकनंदा क्रूज, और ये टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। दोनों अलकनंदा क्रूज और आपकी रामायण क्रूज ये दोनों ही लग्जरियस क्रूज हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले तो ये समझते हैं ये अंतरिम प्रधानमंत्री क्या होता है। देखो, काम चलाऊ, अंतरिम का मतलब काम चलाऊ प्रधानमंत्री। इन्हें परमानेंट नहीं माना जाता है। ये किन्हीं भी कारणों से इनको बस बना दिया जाता है कि कामकाज चलता रहे, कामकाज जो है प्रधानमंत्री की वजह से ना रुके, या फिर जिसके पोस्ट के पहले अंतरिम लगा है उस पोस्ट की वजह से ना रुके, वहाँ पे कोई व्यक्ति रहे। तो ये काम चलाऊ प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रोमानिया के? इनका नाम है निकोल इयोनल इस्यूको। निकोल इयोनल इस्यूको ये नाम है रोमानिया के अंतरिम प्रधानमंत्री का, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। देखो, रोमानिया में 2 पार्टियां हैं, एक है नेशनल लिबरल पार्टी, दूसरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेशनल लिबरल पार्टी ने इलेक्शन हार गए, और इसके पहले जो पार्टी रूलिंग पार्टी थी रोमानिया में वो नेशनल लिबरल पार्टी ही थी। नेशनल लिबरल पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लुकोविक ओरबन। लुकोविक ओरबन नेशनल लिबरल पार्टी के थे, ये इलेक्शन हार गए इस बार। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे इलेक्शन जीती, और वहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई एक मत से प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त नहीं किया जा सका।
इसीलिए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निकोल इयोनल स्कियो को वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री अभी बना दिया है, ताकि कोई काम काज ना रुके और आने वाले समय में डेमोक्रेटिक पार्टी जिसने इलेक्शन जीता है वो कोई एक परमानेंट प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी रोमानिया के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रोमानिया ये ब्लैक सी खाड़ी का देश है और बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के सदस्यों में सार्क चार्टर दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो, सार्क चार्टर दिवस मीन्स, चार्टर मीन्स आप ये समझ लो, देखो कि एक कोई रूल एंड रेगुलेशन, तो सार्क कंट्रियों के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको लेकर सार्क कंट्री ये कुछ 8 देशों का समूह है जिसमें हमारा प्यारा भारतवर्ष भी है। तो सार्क कंट्री का जो समूह है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 8 देश इसके मेंबर हैं। तो जो इनके रूल एंड रेगुलेशन है सार्क के, उसको उनके रूल एंड रेगुलेशन के लिए एक दिवस ये लोग मनाते हैं और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को। और कौन कौन से मेंबर हैं सार्क के? हमारा प्यारा इंडिया, फिर भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान। ये इतनी कंट्रियां जो हैं ये सार्क के मेंबर हैं और इनके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन है कि सार्क अपना काम कैसे करेगा, कैसे एक दूसरे से क्षेत्रीय मदद प्राप्त करेगा और कैसे एक दूसरे को क्षेत्रीय मदद देगा। इन्हीं सब के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन है और उसी रूल एंड रेगुलेशन को सार्क चार्टर बोलते हैं और उसी के लिए प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत करी है? आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन के विकास में सहयोग के लिए 2.5 मिलियन US$ की तकनीकी सहायता को मंजूरी दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाई क्वालिटी बायो एनर्जी डेवलप करने के लिए भारत को कुल 2.5 मिलियन US$ की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। मतलब तकनीकी सहायता के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 2.5 मिलियन US$ की सहायता राशि दी है और ताकि भारत हाई क्वालिटी बायो एनर्जी को डेवलप कर सके। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किन किन राज्यों को दिया है ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो, हाई क्वालिटी बायो एनर्जी डेवलप करने के लिए दिया कितना? 2.5 मिलियन US$ और 1.5 मिलियन US$ भारत को दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टू टैकल कोविड-19। तो 2.5 ये हाई क्वालिटी बायो एनर्जी डेवलप के लिए और 1.5 कोविड-19 से उबरने के लिए भारत को दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। भारत के 3 राज्यों को अभी हाल ही में दिया गया है, 3 नहीं 4 राज्यों को दिया गया है। देखो, मध्य प्रदेश को 270 मिलियन US$ का लोन दिया गया सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। राजस्थान को 300 मिलियन US$ का लोन दिया गया वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए। उत्तर प्रदेश को 300 मिलियन US$ का लोन दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलपमेंट करने के लिए। और कर्नाटका को दिया गया 500 मिलियन US$ का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मेट्रो रेलवे लाइन नेटवर्क के लिए, जो कि बेंगलुरु में स्टार्ट करेगा, मतलब उसके विस्तार के लिए। बेंगलुरु में मेट्रो चल रही है तो उसके विस्तार के लिए 500 मिलियन US$ का लोन दिया गया कर्नाटका को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और इंडियन गवर्नमेंट को देखो 3 लोन दिए गए। एक तो हाई क्वालिटी बायो एनर्जी डेवलपमेंट के लिए 2.5 मिलियन US$ का, ये लगभग 8 करोड़ रुपए हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट को ही 300 मिलियन का दिया गया जो अर्बन एरिया है वहाँ पे हेल्थ
केयर के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया और 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया टू टैकल कोविड-19 एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ये मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक और अभी हाल ही में लोन दिया गया है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है सैंड ड्यून पार्क के लिए। सैंड ड्यून पार्क के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है गोवा सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड ड्यून पार्क के बारे में मैंने बताया, आप पीछे के वीडियो में जाएं और उस वीडियो को भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिसंबर 2020 में जो कि रिलीज हुआ, उसके अनुसार भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान क्या है। देखो भारत की जीडीपी का 3 अनुमान अभी हाल ही में पिछले 10 दिनों में आए हैं। उन तीनों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई बार बताया जा चुका है, सिर्फ फिच का आज नया है और पुराना 2 मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो फिच ने माइनस का 9.4 का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी के लिए, जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। S&P ने 7.7 माइनस का अनुमान लगाया है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइनस का 7.5 का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी इस वित्तीय वर्ष के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.5 माइनस का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी इस वित्तीय वर्ष के लिए, और S&P ने भारत की जीडीपी के लिए माइनस का 7.7 का अनुमान लगाया है इस वित्तीय वर्ष के लिए, और फिच ने माइनस का 9.4 अनुमान लगाया है इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला और किसके बीच एक नया समझौता ज्ञापन हुआ। देखो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अधीन पूरे भारत में कुल 38 लैब काम कर रहे हैं, 39 आउटरीच सेंटर काम कर रहे हैं और 3 इनोवेशन सेंटर CSIR के अधीन कार्य कर रहे हैं। उसी में एक लैब है जिसका नाम है NML यानी कि नेशनल मेटलर्जिकल लैब, ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। तो नेशनल मेटलर्जिकल लैब ये जमशेदपुर में स्थित है। इसने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता किया कि वो भारतीय वायुसेना के लिए अलग अलग पदार्थ को डेवलप करेगी। अब देखो अगर वायुसेना है यानी कि एयरफोर्स है, तो उसको कैसे मेटल की ज़रूरत होगी, जो मेटल काफ़ी हल्का हो और फिर मजबूती में काफ़ी मजबूत हो, क्योंकि देखो जो प्लेन है वो हल्की हो और जिससे उसको उड़ाने मतलब कि वो काफ़ी इफ़िशियंट होगी अगर हल्की होगी, कम ईंधन में ज़्यादा उड़ेगी और फिर लेकिन मजबूत भी हो, क्योंकि जो एयरफोर्स की प्लेन होगी तो उससे काफ़ी काम लेगा एयरफोर्स। सामानों को पहुंचाना, जो रिमोट एरिया हैं वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशनों के रिमोट एरिया पे सामानों को पहुंचाना, जिसमें मेडिसिन्स और खाने पीने के लिए, साथ ही साथ गोला बारूद भी समय समय पहुंचाने का काम इनसे लिया जाएगा। तो इन्हीं सब के लिए एक रिसर्च किया जाएगा CSIR NML के द्वारा, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो लैब है जिसका नाम है नेशनल मेटलर्जिकल लैब, जो कि जमशेदपुर में है, ये रिसर्च करेगी वायुसेना के लिए। और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल का नाम है RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को द्वारा अपने विश्व विरासत शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को अंकित किया गया। देखो जो 2 और नए शहर भारत के अंकित किए गए हैं यूनेस्को के विश्व विरासत शहर में, उनका नाम है ग्वालियर और ओरछा। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अब भारत के कुल 40 साइट्स को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। कुल 40 साइट्स हैं। और अगर बात करें हाल ही में, ये देखो इस वर्ष कुल 3 साइट को भारत की यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में शामिल किया। एक जयपुर राजस्थान का, इसे यूनेस्को ने इस वर्ष विश्व विरासत में शामिल किया, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। साथ ही साथ 2 और ग्वालियर और ओरछा, इस वर्ष कुल 3 साइट्स को शामिल किया गया विश्व विरासत में यूनेस्को के द्वारा। और टोटल भारत में कुल 40 ऐसी साइट्स हैं जिनको अब 40 हो गई। पहले जब तक जयपुर
राजस्थान था तब तक सिर्फ 38 साइट्स थी जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। ओरछा और ग्वालियर को लेकर कुल 40 साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया जा चुका है। और सबसे ज़्यादा साइट्स भारत के तमिलनाडु से है, 9 साइट्स भारत के तमिलनाडु से है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। कोविड-19 के कारण जस्टिस जी.आर. उधवानी की मृत्यु हो गई, वो किस उच्च न्यायालय के सिटिंग जज थे? देखो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस उच्च न्यायालय का सिटिंग जज कौन है कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो लेकिन अब चूँकि सिटिंग जज थे ये और इनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा जा सकता है। क्योंकि सिटिंग जज मैंने यूपी के कई सारे पेपर देखे हैं जिसमें आप अगर किसी स्टूडेंट ने दिया होगा तो याद होगा, जो युवा विकास अधिकारी का पेपर आया था तो उसमें 3-3 जज पूछे गए थे हाई कोर्ट के, अलग अलग स्टेट के। आप यूपी से हो लेकिन उसमें हैदराबाद हाई कोर्ट का जज, फिर कलकत्ता का जज हाई कोर्ट का, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बन जाता है फिर कि कोविड-19 के कारण किस सिटिंग जज का अभी मृत्यु हुई। ये हैं गुजरात के जस्टिस जी.आर. उधवानी, इनकी मृत्यु हो गई और ये सिटिंग जज थे गुजरात उच्च न्यायालय के। देखो जब जज हाई कोर्ट की बात होती है तो एक चीज़ और ध्यान में रखा जाता है कि एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास लार्जेस्ट जुरिडिक्शन है अगर हम स्टेट को कंसीडर करें, तो ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास कुल 4 स्टेट्स हैं। असम गुवाहाटी में ही है तो असम के सारे जुरिडिक्शन का केस गुवाहाटी हाई कोर्ट ही देखता है। फिर अरुणाचल प्रदेश का भी सारा जो हाई कोर्ट का केस है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही देखता है। नागालैंड और मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये चारों स्टेट के केस गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही देखे जाते हैं। तो ये स्टेट कंसीडर करने पे लार्जेस्ट जुरिडिक्शन वाला हाई कोर्ट है और गुवाहाटी हाई कोर्ट का नाम पहले था हाई कोर्ट ऑफ असम और 1971 में इसका नाम गुवाहाटी हाई कोर्ट बदल के रख दिया गया था। 1971 में इसका नाम गुवाहाटी हाई कोर्ट हुआ, उसके पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ असम के नाम से जानते थे। और 4 स्टेट का जुरिडिक्शन है हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।